प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी बच्ची का वाकया बताने वाले हैं जो 12 साल की उम्र में ही मां बन गई। दोस्तों, ऐसे कैसे हुआ और ये वाकया कहां पेश आया, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। दोस्तों, मेरी नानी के गांव में एक जुबैदा नाम की औरत रहती थी। उसकी 2 बेटियां थी। बड़ी बच्ची का नाम सहर और छोटी बच्ची का नाम गुलशन था। जुबैदा के शोहर का टाइफाइड के बुखार में इंतकाल हो गया था। इस वक्त जुबैदा की बेटी गुलशन 2 साल की थी। जुबैदा एक अनपढ़ खातून थी। शोहर के इंतकाल के बाद वो अपने मायके चली गई। आखिर जुबैदा के माँ बाप भी कितनी देर तक उसकी बेटी और उसका बोझ उठाते। उन्होंने जुबैदा से बात की। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी दूसरी शादी करवा देते हैं। अल्लाह जाने हमारी कितनी जिंदगी बची है, हमारे बाद तुम किसके घर पर जाओगी। पर जुबैदा ने दूसरी शादी करने से इनकार कर दिया और अपनी बच्चियों को लेकर अपने घर वापस आ गई। जुबैदा अपने शोहर की संभाली हुई कमाई भी कितने दिनों तक खाती। आखिर जुबैदा ने हार मान ली और दूसरी शादी कर ली। जुबैदा का दूसरा शोहर अकरम एक नेक दिल मगर सख्त तबीयत का मालिक था। जुबैदा की बेटियों को अपनी बेटी समझता था, इनसे बहुत प्यार करता था। अकरम की एक बैग की फैक्ट्री थी। जुबैदा भी अकरम का साथ देने के लिए घर में बैग सीने लगी। जुबैदा अकरम की शादी को 1 साल हो गया था। जुबैदा ने एक बेटे को जन्म दिया। अकरम बहुत खुश था और उसका रुझान अब अपनी बेटियों की तरफ से हट गया था। वो कहने लगा, अल्लाह ने मुझे बेटा अता किया है। अगर उसका बेटा जरा भी रोता तो वो उसे डांटता और कहता कि ये क्यों रो रहा है। इसलिए जुबैदा का तकरीबन सारा ध्यान अपने बेटे की तरफ ही रहता। सहर और गुलशन जब भी अपनी अम्मी को पुकारती तो जुबैदा सहर को कहती कि बेटी अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम अपना ख्याल रखो और साथ में गुलशन को भी देख लिया करो। सहर ने तकरीबन सारा काम खुद करना शुरू कर दिया था। सहर गुलशन को भी कपड़े पहना देती थी, इसकी चोटियां भी बनाती थी। सहर की उम्र तकरीबन 12 साल की हो गई थी और सहर जिस बाजी के पास ट्यूशन पढ़ती थी तो उसकी शादी हो गई। सहर स्कूल नहीं जा सकती थी, अब बस घर में काम में लगी रहती थी। वहाँ पर कोई ट्यूशन वाला ना था। इसको गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला करवा दिया गया। जुबैदा ने अकरम से बात की कि बोर्ड के पेपर करीब हैं और सहर की ट्यूशन का क्या करना है। तो अकरम जुबैदा को कहने लगा कि तुम फिक्र मत करो, मेरे भाई का बेटा शहर में MA इंग्लिश करके आया है और उसने ट्यूशन सेंटर खोला है। मैं उससे बात करूंगा, लेकिन सहर को इधर ही रहना पड़ेगा। जुबैदा अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए मान गई कि चलो ठीक है, 1 ही महीने की तो बात है। अकरम सहर को अपने भाई के घर छोड़ आया। अपने भतीजे से बोला कि ये मेरी बेटी सहर है, इसके 8वीं के पेपर होने वाले हैं, इसकी तैयारी करवा दो। जब तक पेपर नहीं हो जाते ये यहीं पर रहेगी। तो वकास कहने लगा कि चचा जान आप फिक्र न करें, इंशाल्लाह सहर पास हो जाएगी। जब सारे बच्चे अपने घरों में चले जाते तो सहर उदास हो जाती और रोज अपनी अम्मी से फोन पर बातें करती और अम्मी को कहती कि अम्मी मेरा यहाँ दिल नहीं लगता, मुझे घर ले जाएं। इसकी अम्मी कहती कि बेटा कुछ दिनों की बात है और फिर तुम्हें अपने घर ही आना है। सहर को वकास के घर में इतना फायदा तो था कि जब भी वो जाती थी तो पढ़ाई से मुतल्लिक कोई ना कोई सवाल पूछ लिया करती थी। एक दिन रात के 11 बजे का वक्त था। सहर को पेपर के एक सवाल की समझ नहीं आ रही थी तो वो वकास के कमरे में चली गई और बोली, भाई वकास ये सवाल मुझे समझा दें। तो वकास बोला, अच्छा ठीक है। सहर वकास के पास जाकर बैठ गई। वकास सहर से तकरीबन 12 साल बड़ा था और जब सहर वकास के पास आकर बैठी तो वकास ने सहर के साथ छेड़खानी शुरू कर दी और सहर उठकर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सहर ने अपनी अम्मी को फोन किया और उसने कहा कि मैं आपके पास आना चाहती हूँ, मैं आपके बगैर उदास हो गई हूँ। जुबैदा बोली, अच्छा मैं तुम्हारे अब्बू से बात करती हूँ। अगले दिन से बच्चों के साथ होते हुए वकास के पास आ गई। वकास ने उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया और उसके बालों को सहलाने लगा। सहर एकदम से पीछे हट गई। आज रात फिर सहर ने अपनी अम्मी को कहा कि अम्मी अब्बू को बोलें कि मुझे वापस ले जाएं, मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा। सहर जब भी अपनी अम्मी से बात करती तो वो खुलकर बात नहीं कर पाती थी क्योंकि वकास उसके सामने ही खड़ा होता था। जुबैदा ने फिर अकरम को कहा कि आप जाएं और सहर को वापस ले आएं, वो बहुत उदास हो गई है, अब इतने दिन भी हो गए हैं और वो एक बच्ची है। तो जुबैदा के शोहर ने कहा कि चलो ठीक है, आज फैक्ट्री से वापस आकर उसे ले आऊंगा। रात के वक्त सहर के बारे में अकरम सोच रहा था कि सहर को घर ले जाना है तो फिर उसको अचानक एक इमरजेंसी में 1000 बैग बनाने का ऑर्डर मिल गया और अकरम के जो मुलाजिम थे वो अब घर जा चुके थे और वहाँ पर अब बस 2 ही मुलाजिम मौजूद थे जो फैक्ट्री में ही रहते थे। अब 1000 बैग का ऑर्डर अकरम अपने मुलाजमों के साथ मिलकर तैयार करने लगा। जुबैदा ने अकरम को बहुत फोन किए। फैक्ट्री में मशीनें चलने की वजह से अकरम को पता न चल सका और इधर वकास के घर वाले किसी शादी में चले गए थे।
और आज घर में वकास और सहर अकेले थे। वकास सहर के कमरे में आया और कहने लगा कि आज तुमने पढ़ना नहीं था। सहर ने अपनी आंखें नीचे रखी। जब वकास सहर के करीब आकर बैठा तो सहर उठकर जाने ही लगी थी कि इतने में वकास ने उसको बेड पर धक्का दे दिया और सहर को अपनी हवस का निशाना बना लिया। अगले दिन सहर के अब्बू से लेने आ गए और बोले, मुझे तो लगता है कि तुम्हारा पढ़ाई में दिल ही नहीं लग रहा। अपनी अम्मी से रोज कह देती हो कि मुझे बुला लो, मुझे बुला लो। अकरम की यह बात सुनकर वकास बोलने लगा कि हाँ चाचा जान, आप सच कहते हैं, इसे पढ़ाई में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। जिस दिन से आई है तब से रही रट लगा रखी है कि मुझे घर जाना है, घर जाना है। तो अकरम ने कहा कि बेटा वकास, मैं भी पागल था जो इसके शौक पूरा करने चला आया। भला आज तक कोई सौतेली औलाद अपनी हुई है? कभी सौतेली औलाद ने भी किसी की ख्वाहिश पूरी की है? और आज इस लड़की ने ये बता ही दिया कि मैं इसका सौतेला बाप हूँ। ये कहकर अकरम सहर को लेकर घर गया। जब सहर घर आई तो अपनी अम्मी को गले लगकर बहुत रोई और अम्मी को वकास के बारे में सब कुछ बता दिया। अम्मी, वो पहले मुझे 4-5 दिन छेड़ता रहा। एक दिन घर में कोई नहीं था तो इसने मेरे साथ ज्यादती की और इसको मैंने बहुत रोका, लेकिन वो बाज नहीं आया। जुबैदा ने जब ये सारी बातें अपने शोहर को बताई तो अकरम ने अपने भतीजे को फोन किया और कहा, वकास तुमने ये क्या हरकत की है? तो वकास बोला, चाचा जान, आजकल तो भलाई का कोई जमाना ही नहीं रहा। अरे मैंने तो आपके साथ अच्छाई की थी और आपने मुझे ये सिला दिया। अल्लाह जाने आपकी बेटी और सारा इल्जाम आप मुझ पर थोप रहे हैं। अकरम ने जब वकास की ये बात सुनी तो उसने जुबैदा से कहा, करवा दी ना तुमने मेरी बेइज्जती। मेरा भतीजा कह रहा है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही उसे इस बारे में कुछ पता है। तो फिर अकरम अपनी बेटी को कहने लगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब पढ़ाई का बहाना बना रही है और ये सब झूठ बोल रही है। अकरम ने सहर के ऊपर एक थप्पड़ दे मारा और बोला, नहीं पढ़ने जाना था तो मत जाओ, कम से कम मेरे भतीजे के ऊपर इतना गंदा इल्जाम तो मत लगाओ। और ये सब कहकर वो अपने कमरे में चला गया। सहर अभी 12 साल की बच्ची थी। उसके साथ जो वकास ने किया था उसने सब अपनी अम्मी को बता दिया था। वक्त गुजरता गया, तकरीबन 5 माह गुजर गए। सहर के जिस्म में अब काफी फर्क आ गया था। एक दिन सहर की अम्मी ने सहर की हालत खराब पाई तो उसे लेकर अस्पताल चली गई। तो वहाँ जाकर सहर की अम्मी को उसके बारे में पता लगाया। पता लगा कि सहर तो माँ बनने वाली है। तो सहर की माँ परेशान हो गई और गुमसुम सी हो गई और सहर को अपने सीने से लगाकर रोने लगी। वालदा को वकास पर गुस्सा आ रहा था। वो सोच रही थी कि मैं वकास को अब नहीं छोड़ूंगी। तो जुबैदा ने डॉक्टर से कहा कि हम ये बच्चा जाया करवा सकते हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, माँ की उम्र बहुत कम है, हम ऐसा करेंगे तो माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा रहेगा। जुबैदा बहुत डर गई और घर आकर बताया। अकरम ने गुस्से से कहा कि मैं दोबारा अपने भाइयों और भतीजों से बात नहीं करूंगा। पहले जब मैंने फोन किया था तो उसने मेरी कम बेइज्जती की थी। अकरम ने कहा कि अब ये लड़की हमारे घर पर नहीं रहेगी। जुबैदा और सहर रोने लगी और कहने लगी, ऐसा ना करें अकरम, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी, मुझे मेरी बच्ची से दूर ना करो। वो इस हालत में नहीं है कि मैं उसे अकेला छोड़ सकूं। अकरम, तुम्हारी मेहरबानी है, ऐसा मत करो। अकरम कहने लगा, जुबैदा अगर तुम चाहती हो कि सहर जिंदा रहे तो इस घर से तो जाना ही होगा। अरे मैं लोगों की बातें नहीं सुन सकता। लोग तो बस मुझे ही बुरा भला कहेंगे कि मैं सौतेला बाप था और सौतेले बाप ने अपनी औकात दिखा दी। इसलिए सबसे बेहतर यही होगा कि सहर घर छोड़कर चली जाए। इसमें सहर की भी भलाई है। अकरम सहर को अब अपनी खाला के यहाँ ले गया। अकरम की खाला कहने लगी कि भला मैं क्यों इस बदनामी के ढेर को अपने घर रखूं? ले जाओ यहाँ से। मुझे कोई पूछेगा तो मैं क्या कहूँगी? कौन है ये? लोगों को क्या बताऊंगी? मेरी भी तो कोई इज्जत है और वैसे भी तो मेरा इसके साथ कोई रिश्ता भी नहीं है। तुम तो फिर इसके बाप हो। जब तुम इसके बाप होकर उसे अपने घर में नहीं रख सकते हो तो फिर मैं कैसे रखूं? अकरम, तुम यहाँ से चले जाओ। अकरम सहर को वापस लेकर घर आया और जुबैदा से बोला कि इसका बच्चा जाया करवा दो। जुबैदा रोने लगी और कहने लगी कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि बच्चा जाया करवा दिया तो सहर की जान को खतरा है। जुबैदा ने सोच लिया था कि अगर अकरम कुछ करे या ना करे पर मैं अपनी बेटी को इंसाफ दिलाकर रहूंगी। अगले रोज जुबैदा सहर को लेकर वकास के घर चली जाती है। जब जुबैदा वकास के घर जाती है तो वकास अपनी चाची और सहर को देखकर चौंक जाता है और उसके चेहरे पर रंग बदल जाता है। जुबैदा वकास के चेहरे को देखकर अंदाजा लगा लेती है कि इस कमीने ने ही मेरी बेटी के साथ ज्यादती की है। वकास के माँ बाप कहते हैं, बहन बेटी आप क्या लेंगे? जुबैदा बोली, कुछ नहीं, बस यहीं से गुजर रही थी तो मैंने सोचा आपका हाल ही पूछती चलूं। इसके बाद जुबैदा सहर को लेकर चली जाती है। फिर वो वकास को फोन करती है और कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। जब वकास घर आता है तो इससे बड़े प्यार से बात करती है। बेटा सहर, तुम्हारी अमानत है, इससे शादी कर लो। लेकिन वकास गुस्से में कहता है, अरे किसी और का इल्जाम मुझ पर क्यों ठोप रही है? तो जुबैदा गुस्से में बोली, ये किसी और का इल्जाम नहीं, तुम्हारा गुनाह है और तुम्हें इसे कबूल करना होगा। गुनाह तुमने किया है, तुम मेरी बेटी को अपना लो वरना मैं सबको बता दूंगी। वो ये सब मोबाइल में भी रिकॉर्ड कर रही थी लेकिन वकास को इसके बारे में कुछ भी पता ना था। फिर वकास गुस्से में बोला, हाँ मैंने ही तुम्हारी बेटी के साथ ज्यादती की है, बोलो क्या कर लोगी? अरे मैं तो लड़का हूँ, मेरी तो कहीं भी शादी हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी बेटी की जो बदनामी होगी ना, और तुम्हारी बेटी के साथ तो कोई शादी भी नहीं करेगा। जाओ बता दो, बोलो सबको मैंने तुम्हारी बेटी के साथ ज्यादती की है, जो करना है कर लो।
लो। ये कहकर वो पीछे मुड़ता है। जुबैदा ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाती है और पीछे से वकास की गर्दन पर छुरी मार देती है और वकास की वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद जुबैदा अपनी बहन के घर जाती है और अपनी बहन को अपनी बेटी के बारे में बताती है। बहन को ये सब सुनकर बहुत दुख होता है और वो जुबैदा की बेटी को अपने घर रख लेती है। इसके बाद पुलिस जुबैदा को वकास के कत्ल के जुर्म में पकड़ लेती है। अकरम को जब ये सब बातें पता चलती हैं तो वो जुबैदा से जेल में मिलने जाता है। जुबैदा से मिलता है और कहता है कि तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सबक जरूर हासिल करना चाहिए, जिन लोगों को हम अपना मानते हैं कभी कभी वही लोग गद्दार होते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।